सुबह बखैर नाज़रीन, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे कि आज इतवार का दिन है, सन 2025 है और जब तारीख की हम बात करेंगे तो आज 9 मार्च है। हस्ब वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सलाम जे के की नशरियात में आज बात न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से करेंगे बल्कि आज तारीख में एक और रकम, एक और मामला जो है वो दर्ज होने जा रहा है, वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे क्या कुछ है। और फिर नई दिल्ली से मेहमान भी आ रहे हैं। मेहमान क्या करने जम्मू कश्मीर आएंगे, क्या मकसद है उनका, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कल इंतहाई अहम मामलात ऐवान के अंदर छाए रहे हैं और उन बातों का खुलासा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और फिर ये भी बताएंगे, जब बजट का इजलास जारी है तो एक ज़मीनी सवाल के जवाब में ख़जाने की भी बात हुई और जो बात रियासत के वज़ीर आला ने गुलिस्तान न्यूज़ के कॉन्क्लेव 2 में कही थी या जम्मू के अंदर, उस बात की अक्कासी तहरीरी तौर पर कल ऐवान के अंदर भी हुई। और जब सूरत हाल ये हो कि ख़जाने खाली हो तो उस बीच उम्मीदें सरकार से लगाना क्या जायज़ है, कितना मामला आगे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये तमाम मामला रहेंगे आज जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ आलमी खबरें भी रहेंगी। आज क्रिकेट का भी बड़ा अहम दिन है, उस पर भी बात करेंगे। खेलो इंडिया की भी बात होगी। लेकिन आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा आपके साथ करते हैं। और फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आएंगे जहाँ पर 3 ज़ुबानों में आप खबर भी देखते हैं। बराह रास्त नशरियात भी वहाँ पर चलती है। और प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आप हर पल हमारे साथ जुड़े रहें और आपको हम हर पल खबर बताते रहें। फिलहाल दुनिया भर के अंदर जब आप नशरियात देख रहे हैं तो अब आप ज़रा थाम के बैठिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक होगा। तीसरे पड़ाव पर जब हम आएंगे 9:45 पर आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, मामलात मसाइल पर बात भी होगी। और आज कोशिश करेंगे कि बजट और बजट के आसपास के मामलात पर आपसे गुफ्तगू ज़रूर हो पाए। तो फटाफट से पहले ज़रा तवारीख के पन्नों को पलटते हैं, हिस्ट्री की किताब को देखते हैं। आज क्या कुछ हो चुका है, यानी 9 मार्च को पूरी दुनिया के अंदर क्या कुछ हो चुका है जो हिस्ट्री का हिस्सा बनी है। चंद अहम और बड़ी वारदातें आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इतवार का दिन है लेकिन खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर आज भी जारी रहेगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ आज इतवार का दिन है और हिस्ट्री ऑफ द डे के तय फॉर्मेट के मुताबिक ही हमने आगे बढ़ना है। यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने रखने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है और हमारी तरजीह भी है। तो इब्तदा इसी फॉर्मेट के मुताबिक और उसके बाद खबरों पर सीधा चलेंगे। आज मार्च की 9वीं तारीख है, तीसरा महीना, साल 2025। ग्रेगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज ही के दिन 2007 में पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुअत्तल कर दिया, घर में नज़रबंद किया। और कहा जाता है कि सियासी तौर पर जो करियर, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का एक फ़ौजी की हैसियत से हो या सियासतदान की हैसियत से, उनका जवाल दरअसल यहीं से शुरू हुआ और मुल्क के साथ साथ फ़ौज, तमाम इदारे बहुत नीचे चले गए। और उसके बाद एक लंबी हड़ताल, एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान भर के अंदर हमने देखे, वकला सड़कों पर निकल आए। ये वाक़या आज ही के दिन पेश आया था जब उस वक्त के चीफ जस्टिस को घर में नज़रबंद किया गया और सस्पेंशन ऑर्डर्स भी थमाए गए। 1935 में आज ही के दिन एडोल्फ हिटलर ने नई फिजाई फौज बनाने का ऐलान आज के दिन किया। 9वीं मार्च को ही 1822 में आज के दिन चार्ल्स एग ग्राहम ने पहली बार दांतों को पेटेंट किया। 1860 में आज के दिन जापान ने पहली बार अमेरिका में अपना सफीर मुकर्रर करने का ऐलान किया और तैनाती हुई। 1860 दिन आज का साल था। 2004 पाकिस्तान ने शाहीन 2 एक और मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया जो पाकिस्तानी हुकाम या अथॉरिटीज़ के मुताबिक हवा में तकरीबन 20,000 किलोमीटर तक मार करने का में महारत इस शाहीन 2 मिसाइल को हासिल है। 2003 में आज ही के दिन इंटरपोल ने पेरू के साबिक सदर एल्बर्टो फुजिमोरी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट्स जारी किए। आज का दिन था। 2009 में तमिलनाडु ने मगरबी बंगाल को 66 रन से शिकस्त दी और इस तरीके से विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। बड़ा इवेंट एयरटेल ट्रॉफी की तरह विजय हजारे ट्रॉफी, या फिर ये दूसरी डोमेस्टिक की सबसे बड़ी लीग है आफ्टर रणजी ट्रॉफी, जिसमें 2009 में तमिलनाडु ने मगरबी बंगाल को या वेस्ट बंगाल को आज के दिन शिकस्त दी। 1916 में जर्मनी ने पुर्तगाल के खिलाफ जंग का ऐलान आज ही के दिन किया था। साल था 2018 जब आज के दिन बिप्लब कुमार दीप ने भारतीय रियासत त्रिपुरा के 10वें वज़ीर आला के तौर पर
हल्फ उठाया, जिम्मेदारी संभाली, इक्तदार में आए, आज के दिन काम संभाला। 2005 में आज ही के दिन थॉक्सिन शेनावात्रा दूसरी मुद्दत के लिए थाईलैंड के वज़ीर आज़म मुंतखब किए गए। इसके 2 बरस बाद 2005 में बरतानिया में या ब्रिटेन के अंदर भारतीय डॉक्टरों ने इम्तियाजी इमिग्रेशन कवानीन पर कानूनी कामयाबी हासिल की। लंबे वक्त तक प्रोटेस्ट चले, प्रदर्शन हुए और उसके बाद ये फैसला हुआ कि इन कवानीन को बदला जाएगा, तरमीम की गई, इनमें संशोधन हुआ वक्त गुजरने के साथ साथ। और ये उन डॉक्टर्स के लिए जो हिंदुस्तानी डॉक्टर्स थे, अमेरिका के अंदर, ब्रिटानिया के अंदर या बाकी ममालिक में काम कर रहे थे, उनके लिए एक कामयाबी की दास्तान थी। 1994 में आज के दिन मशहूर भारतीय अदाकारा देविका रानी का भी इंतकाल हुआ है, तो आज उनकी बरसी है। ख़ास तौर से फिल्मी दुनिया से वाबस्ता जो लोग हैं, बहुत करीब उनके थे, आज उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ द डे में बस इतना ही, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज का दिन तारीख के आईने में या इस एतबार से जब हम गिन रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों और स्टेट्स पर हमारी नज़र रहती है और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से प्रोग्राम की शुरुआत जो होगी जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ ही होगी। आज के दिन की बात हुई, एक और बड़ा इवेंट, एक इम्पॉर्टेंट डे जम्मू कश्मीर के लिए है। एक अहम तरीन इजलास जम्मू में होने जा रहा है। शुरुआत ज़रा इसी खबर से करेंगे। चलिए जनाब, बात जरा मेहमानों की करते हैं जो नई दिल्ली से आज जम्मू पहुंचेंगे और कुछ मेहमान रात देर गए ही जम्मू पहुंच चुके हैं क्योंकि अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और इजलास की सरबराही भी मुल्की सतह पर अहम तरीन अफसर के हाथ में दे दी गई है। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल को लेकर जायजा मीटिंग का एहतमाम जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और इस ज़िमन में दाखिला सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतही इजलास को तलब कर दिया गया है। आला सतही इजलास मरकजी हुकूमत का आला सतही वफ्द आज जो है वो जम्मू पहुंच रहा है और होम सेक्रेटरी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान जम्मू के अंदर आज बैठेंगे और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। आला सतही सिक्योरिटी रिव्यू के अंदर न सिर्फ ये अफसर होंगे बल्कि इतलात और खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब डायरेक्टर जनरल पुलिस, उसके अलावा DIG रैंक के अफसरों और फिर SSPs के साथ भी तबादला ख्याल करने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। हिकमत अमली को आज तरतीब दिया जाएगा कि किस तरीके से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उन्हें किस तरीके से काबू पर लाया जाए। और बड़ी खबर ये कि आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर के अंदर इस अहम तरीन इजलास को तलब कर दिया गया है। मरकजी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन आज थोड़ी देर के बाद जम्मू पहुंचेंगे, नई दिल्ली से जम्मू पहुंचेंगे। बल्कि इतलात और ख़बर ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान रात देर गए ही जम्मू पहुंचे हैं, जहां पर आज पहला सिक्योरिटी रिव्यू जम्मू सूबे के अंदर होम सेक्रेटरी की सरबराही में मुनक्किद होने जा रहा है। और याद रखिएगा, इससे कबल एक मीटिंग श्रीनगर के अंदर भी हुई थी और उससे कबल नई दिल्ली के अंदर दाखिला वजीर की सरबराही में मीटिंग हुई। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैक टू बैक 2 अहम मीटिंग्स का इनेकाद किया, एक जम्मू के अंदर, एक श्रीनगर के अंदर। और सलामती सूरत हाल और गर्मियों के दौरान सूरत हाल पर काबू बनाए रखा जाए, इंतहा पसंदों पर नकेल कसी जाए, इस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। इतलात और ख़बर यह है कि आज जब ये अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, इस इजलास के अंदर अमरनाथ यात्रा समेत गर्मियों के दौरान जब सयाहती सीजन पीक पर हो, इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ ना हो, इस ज़िमन में हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। न सिर्फ इतना बल्कि इतलात और ख़बर यह भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों के अंदर, यानी पुंछ रजौरी के आसपास के इलाकों के अंदर जो गुज़श्ता दिनों सूरत हाल बन रही थी, उस पर भी तबादला ख्याल आज किया जाएगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वजारत दाखिला के आला तरीन अफसरों को इस मीटिंग के अंदर जो है वो तलब कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की तरफ से यूनियन होम सेक्रेटरी, जब मरकज़ की तरफ से यूनियन होम सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे तो जम्मू कश्मीर का नक्शा खींचेंगे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू साहब, जो मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। होम सेक्रेटरी सी भारती साहब और फिर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल CID नीतीश कुमार, IGP जम्मू जोन भीम सिंह तुलसी, IGP कश्मीर VK बिरदी समेत BSF, CRPF और इंटेलिजेंस अफसरों को इस मीटिंग के अंदर तलब कर दिया गया है। दाखिला वजीर जो है आज कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, रियासी के बालाई इलाकों के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी कर सकते हैं। इस बीच इत्तला ये है कि DIG
और एसएसबी रैंक के अफसरों से भी शायद आज वर्चुअल मोड पर तबादला ख्याल हो सकता है। तो इस तरीके से अहम तरीन इजलास आज जम्मू के अंदर मुनक्किद होगा। ज़राया ये बता रहे हैं कि यह इजलास जो है जम्मू के कन्वेंशन सेंटर के अंदर मुनक्किद होगा, जहां पर रात देर गई तैयारियां तमाम मुकम्मल कर दी गई है। यानी सलामती सूरत हाल को लेकर अहम और बड़ा इजलास आज जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। दाखिला वजारत से बड़ी खबर जो हमारे साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इसी प्रोग्राम के दौरान बताया था कि एक इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुआ था, जिसमें दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन का पहला दौरा था। तो जब से जिम्मेदारी उनने संभाली है, ये दूसरा उनका मौका ऐसा होगा जब वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन इस बार जम्मू से तमाम तर सूरत हाल को देखने की और सलामती सूरत हाल आने वाले गर्मियों के इस पूरे सीजन में कैसे बेहतर बनाई जाए, इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस हो, कोऑर्डिनेशन पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बीएसएफ के टॉप ऑफिशियल्स जो हमने राजौरी पुंछ के अंदर 2 दिन में दौरे करते हुए भी देखे, वहाँ से जो फीडबैक लिया गया, आज वो सारी चीज़ें एक एक करके आएंगी। उस पर भी आगे चलकर मुसलसल बातचीत होती रहेगी। जैसे जैसे मीटिंग होगी दिन में ज़रूर हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपको आगाह रखा जाएगा। बात जम्मू कश्मीर सरकार की भी अब कर लेते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ की कभी कभार ऐसी तस्वीर भी आती है कि पैसा या अखराजात कम और ज़्यादा, इस फ़र्क में बहुत सारी चीज़ें शायद छूट जाती हैं। वो ये कि बहुत सारी रियासतों और यूटीज़ पर कर्ज होता है। और जब बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की है तो कई आदादोशुमार इससे पहले आपके सामने हमने रखे थे, लेकिन उन रिपोर्ट्स और उन आदादोशुमार को सरकार ने ऐवान के अंदर जो कल वज़ीर ख़जाना या वज़ीर आला की तरफ से जो आदादोशुमार पेश किए गए, तो उन तमाम रिपोर्ट्स और हमारी खबरों की तस्दीक हुई कि यूनियन टेरिटरी भी उन रियासतों और यूटीज़ में शामिल है, उस फहरिस्त में है जहां पर एक भारी कर्जे से जम्मू कश्मीर की साबिक़ा रियासत गुजर रही है। और जितना बजट जम्मू कश्मीर की सरकार ने पेश किया है उससे तकरीबन 10 से 12% ज़्यादा 1,25,025 करोड़ रुपए का भारी कर्जा इशफाक जम्मू कश्मीर पर। बिल्कुल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आमदनी 98 भी नहीं है लेकिन खर्चे 2 रुपए के बराबर है। लेकिन उस बीच इतलात और खबर यह है कि रियासत का खजाना मुकम्मल तौर पर खाली दिख रहा है। एदादुश्शुमार जो ऐवान के अंदर जारी कर दिए गए हैं वज़ीर ख़जाना जो वज़ीर आला है उनकी तरफ से, और यही बात उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के कॉन्क्लेव में भी कही थी कि ख़जाना खाली है, बजट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ख़जाना खाली किस तरीके से है ज़रा एदादुश्शुमार भी समझ लीजिएगा। 1,25,205 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है। 1,25,205 करोड़ रुपया हुकूमत को पैसा देना है। और ये जब ये पैसा देना है, उनमें मुलाजमीन भी है जिनका अपना पैसा है, उनमें ठेकेदार हजरात भी है, उनका पैसा देना है, और दीगर कर्जाजात जो हुकूमती इदारे लेते हैं उनका ब्याज यानी उनका जो इंटरेस्ट है वो भी देना है। 5,429 करोड़ रुपए की बिलें आज के दिन में ट्रेजरियों के अंदर है। तो ये बिलें न जब नहीं आती है, लगातार हम देख रहे थे, बहुत सारी शिकायतें कर रही थी, जनाब ट्रेजरी में तो बिल गई लेकिन पैसा मिला नहीं। जनाब पैसा मिलना कैसे है जब 1,25,205 करोड़ रुपया कर्जा हुकूमत पर हो, और उस भी सिर्फ ट्रेजरियों के अंदर जो क्लियरेंस के लिए बिलें गई हैं वो 5,429 करोड़ की गई हैं और अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड यानी जो माना जाता है कि ये मुलाजमीन का अपना पैसा है, वो इस 1,25,205 करोड़ में से 21% पैसा वो है जो मुलाजमीन का अपना पैसा प्रोविडेंट फंड है, लेकिन मिल नहीं रहा है और मुश्किलों में पड़ा हुआ है। और फिर इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसे आप पीएचई का महकमा कहते हैं, यहाँ पर तकरीबन 24 करोड़ रुपए की बिलें वाजिबुल अदा है, जो 25 फरवरी सन 2025 का आंकड़ा ऐवान के अंदर रखा गया है। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो वजीर खजाना का कलमदान भी रख रहे हैं, उन्होंने तहरीरी सवाल के जवाब में जो सवाल सज्जाद गनी लोन की तरफ से पूछा गया था कि 31 मार्च सन 2024 तक क्या है खजाने की पोजीशन, तो खजाने की पोजीशन ये बताई गई कि 31 मार्च सन 2025 तक जम्मू कश्मीर पर जो कर्जा है वो 1,25,205 करोड़ रुपया का है। और इनमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोन है वो जनाब तकरीबन 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसी तरीके से जो स्टेट डेवलपमेंट है उसमें तकरीबन 27,901 करोड़ रुपया है। फिर जीपी फंड में 14,294 करोड़ रुपया पैसा वाजिबुल अदा देना है जी।
फिर इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग जो नेशनल स्मॉल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो तकरीबन 4032 करोड़ रुपया है। और फिर नेगोशिएबल लोन्स जो उदय पावर लोन्स हैं और दीगर चीज़ें हैं वहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, जो 2616 करोड़ रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से तहरीरी सवाल के जवाब में ये साफ कर दिया गया कि फरवरी 27 सन 2025 तक वाजिबुल अदा ट्रेजरियों के अंदर जो है, जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हेड्स के तहत है, वो है 5,04,029.39 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है 27 फरवरी सन 2025 तक। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की भी बात सुन लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ESR जो हमारा था साल 2024-25 का, जिसे टेबल किया गया था ऐवान के अंदर वज़ीर आला की तरफ से, उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग डेबिट जो है यानी कर्जा जो बताया गया था वो 1,25,205 करोड़ रुपया था, जो इस सवाल के जवाब के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया था कि 52% जम्मू कश्मीर का GSDP जो है वो 2,38,667 करोड़ रुपया है। तो कुल मिलाकर कर्जे की पोजीशंस है और ये वाजिबुल अदा रियासती हुकूमतों को देना है। फराख दिलाना इमदाद दिल्ली से ना आई तो आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें होंगी। जिस तरीके की बजट एलोकेशंस खींची गई है हुकूमत की तरफ से, उसमें ये तमाम चीज़ें चलाना कितना आसान होगा वो आपके सामने हमने थोड़ा सा खाका खींच लिया है कि 1,25,000 से ज़्यादा करोड़ का कर्जा इस वक्त रियासती खजाने पर है और रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसको चुकता भी करना होगा। खाली है और खाली खजाने के बीच कर्जा चढ़ा है। सबकी नजरें नई दिल्ली पर है। देखना होगा कि वजीर आला जब 11 तारीख को बजट को समेटेंगे और तमाम मुतालबात ज़र की ज़मीनी कॉपियां सामने रखने के बाद ऐवान से मंजूरी लेंगे, क्या उस वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कोई बात सामने आएगी या किस तरीके से एक स्ट्रेटजी और हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, उस हवाले से भी वज़ीर आला का खुतबा जो होगा वो इंतहाई अहम होगा। लेकिन ज़रा बात बजट के बाद उन मुलाजमीन की करते हैं जिनके हाथ मायूसी लगी है, और ये वो मुलाजमीन है जो जम्मू कश्मीर के तुल अर्ज के अंदर काम करते हैं। जम्मू सूबा हो या कश्मीर सूबा हो, हर जगह पर आप कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, डेलीवेजर्स और इस तरीके से दीगर मुलाजमीन की खिदमात को देखते हैं जो हर शहर, गांव और देहात के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद ये थी कि नई हुकूमत बनने के बाद कोई जामिया पॉलिसी का ऐलान बजट में किया जाएगा। मायूसी जरूर यहाँ पर है, लेकिन इस बीच मुलाजमीन मायूस नहीं है। मुलाजमीन ने कमर कस ली है और रात देर के इस बात का ऐलान कर दिया है कि वजीर आला को उसका वादा याद दिलाया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा और रियासत के वजीर आला के घर का घेराव भी किया जाएगा। बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनकी जो अंजुमन है कैजुअल डेलीवेजर्स फॉर्म, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फॉर्म जो है उनकी तरफ से घेराव की बात कर दी गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के घर का घेराव 10 मार्च को कर दिया जाएगा और यहां पर यह साफ कर दिया गया है, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों मुलाजमीन सड़कों पर आएंगे और वजीर आला के घर का घेराव करेंगे। वजह यह है कि इन मुलाजमीन का मानना है कि इनकी इज्जत नफ्स के साथ खेला गया है। ऐवान से पहले यानी वजीर आला की कुर्सी पर बैठने से पहले हुकूमत के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बयानात दिए जाते थे, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और यह साफ किया गया था कि एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा ताकि मुलाजमीन के मसाइल को हल किया जाएगा। इस बजट के अंदर उस हिकमत अमली का कोई भी खाका नहीं है और जिस तरीके से डाटाबेस बनाने की दोबारा से बात हो रही है तो दिल्ली हनूज दूर है। इसलिए वजीर आला को याद दिलाया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर एजेंडा था, उस पर काम कीजिएगा। फिलहाल बड़ी खबर कि 10 मार्च को कैजुअल एम्प्लॉयज फॉर्म जो है वो दोबारा से एहतजाज की राह पर आ चुका है। हम सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ सज्जाद परे जो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर कैजुअल एंड डेलीवेजर्स
फॉर्म के, जम्मू कश्मीर CDF के, और इनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि 10 मार्च को वजीर आला के घर का घेराव किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सजाद ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। वजीर आला ने अगर ऐवान के अंदर यह कहा कि डाटाबेस बनाया जाएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि इज्जत नफ्स को दचका लगा है हुकूमती इदारे की तरफ से, और स्पेशली वजीर आला के खुतबे में जिस तरीके से कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है, उससे क्या मायूसी एम्प्लॉयज को, और यही वजह कि 10 तारीख को अब वजीर आला के घर का घेराव? मायूस कुन है मुलाजमीन के हवाले से, टेलीविजन कैजुअल लेबर्स के हवाले से इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है। जो तकरीरें इन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन रैलीज के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान इससे पहले की थी, इलेक्शन से पहले, तो उसमें इन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद जब वजीर आला साहब बने, वजीर आला की कुर्सी पर बैठे, तो 26 दिसंबर को हमने इनके साथ मीटिंग की, उसमें भी इन्होंने आश्वासन दिया कि स्टेटहुड मिलने तक रेगुलराइजेशन नहीं हो जाएगी, लेकिन बढ़ोतरी हो जाएगी, जैसे कि लद्दाख में होगी। वो तो यूटी है, वहां पे कोई सरकार नहीं है, वहां पे इस वक्त टेलीविजन कैजुअल लेबर की तनख्वाह 18,000 से 45,000 कर दी गई है, और यहाँ का कैजुअल लेबर 9,000 पे मर रहा है। मरकजी सरकार ने भी ऑर्डर इशू किया था 25 सितंबर 2024 को। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पर मैं पहले आपको एक बार रोक रहा हूँ सजाद साहब। आपने कहा कि जब आप वजीर आला से मिले तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में यह कहा कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता तब तक मुस्तकिली के हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर यह बात सामने आपकी तरफ से रखी गई थी कि कम से कम हमारी उजरतें जो है वो बढ़ा दी जाए, कम से कम लद्दाख की तर्ज पर उजरतों को दिया जाए, जिस पर वजीर आला साहब ने हामी भरी थी। क्या यह सही है? सही है। इन्होंने, जब हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का जो वफद सदर इजे की क़यादत में मिला था और मैं भी उसमें शरीक था, तो हमने वजीर आला साहब से जब रेगुलराइजेशन की बात की तो उन्होंने कहा स्टेटहुड मिलने तक मेरे पास इख्तियारात नहीं है, बिजनेस रूल क्लियर करेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा किया, क्योंकि मरकजी सरकार का ऑर्डर था, ये तमाम यूटीज और स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट होना था, और जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख कल तक हिस्सा था उनका भी हमने जिक्र किया कि वहां पे 18,000 से 45,000 कर दिया गया है। फिलहाल तो मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए, और उस पे वजीर आला साहब ने हामी भी भर ली थी और ये कहा था कि तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाएगी इस बजट में। लेकिन जब कल की बजट की तकरीर पेश की गई तो वजीर आला साहब ने एक जुमला पेश किया टेलीविजन कैजुअल लेबर्स के हवाले से कि हम हल तलाश कर रहे हैं। 2014 में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिएगा। तब से आज तक 10 साल गुजर गए हैं, अभी भी हल तलाश किया जा रहा है। जब इनकी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी ने इस रेगुलराइजेशन का जो मामला है इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया तो इन्होंने सारे चीजों पर, सारे चाहे इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का मामला था, चाहे लीगल या बाकी चीजें थी, तो उन्होंने उन तमाम पहलुओं पे गौर करके इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया है। तो उस वक्त भी हमें कहा गया पहले हम इस पे गौर करेंगे। अब्दुर्रहीम राहत साहब उस कमेटी के जो इस वक्त ऑनरेबल स्पीकर है उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तमाम पहलुओं पर गौर करके इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया। फिर इन्होंने हर एक मीटिंग में, हर एक तकरीर रैली में और इनके ब्लॉक सदर ने, इनके हल्का प्रेसिडेंट ने मुहिम चलाई, घर घर गए टेलीविजन कैजुअल लेबर्स को कि आप अच्छा, ये बताइएगा सजाद साहब, जब इलेक्शंस होने वाले थे और मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा था, एजेंडे बन रहे थे, तो आप लोगों की मुलाकात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से हुई, उस वक्त भी यूटी थी, तो क्या इस बात का खुलासा हुआ था उस वक्त जनाब इख्तियारात महदूद है? हमने बाज़ाब्ता एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के लेटर हेड पे एक मेमोरेंडम इनको दे दिया था जिसमें हमने वाजिया कर दिया था कि यहाँ पे 2 ही बर्निंग इश्यूज है, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन और रेगुलराइजेशन एम्प्लॉयज, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस कैजुअल लेबर और इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट। तो इन्होंने उस वक्त इस बात का यकीन दिलाया हमें कि इलेक्शन होने के बाद ही और जब हम बरसरी इख्तियार आ जाएंगे तो आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, आपकी रेगुलराइजेशन भी हो जाएगी, आपका मिनिमम वेज एक्ट भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब ये इख्तियार में तो आज दूसरी बोली बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा सजाद साहब, अब ये जो घेराव की बात हो रही है, श्रीनगर हो रही है, जम्मू के अंदर हो रहा है? दोनों खुद में हो रहा है, जम्मू में भी हो रहा है और कश्मीर में भी हो रहा है। 10 मार्च 2025 को सवेरे हम इनकी रेजिडेंस की तरफ, वजीर आला साहब की रेजिडेंस की तरफ कोच करेंगे। ये मुलाजमीन का एहतजाज नहीं होगा, मुलाजमीन का सैलाब होगा। हम इनको अपना वादा याद दिलाएंगे क्योंकि हमने इनके भरोसे वोट दिया था, इनके वादे पे वोट दिया था, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया था और इनके इस चीज को मद्देनजर रखते वोट
किया था कि ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पोते हैं, उन्होंने बेगार को यहाँ से दफा किया था। जो आज हमसे बेगार लिया जा रहा है डेली वेज कैजुअल लेबर के नाम पे सरकारी महकूम में, हमें पूरा यकीन था इससे हमें नजात दिलाएंगे। हमने उस चीज को देखकर वोट किया था और इनको बेजाती में यहाँ के मुलाजमीन, रेगुलर मुलाजमीन ने भी और डेली वेजर्स ने भी इनको मदद की थी इलेक्शन जीतने में। तो आज जब हमारे वादों को पूरा करने की बात आई तो इस वक्त सिर्फ जुमला के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। कल जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, जब आप कल न्यूज कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, तकरीबन 15 घंटे 16 घंटों का वक्त उसके बाद गुजरा है, क्या किसी मुतलका शख्स की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई राब्ता करने की कोशिश? एक बात। दूसरी बात कि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या तमाम जो तंजीमें हैं, मुलाजमीन के लिए काम करती हैं, अंजुमनें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, सब आपकी हिमायत कर रहे हैं? हमने अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी कोई भी राब्ता नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है सरकार इसमें अभी भी संजीदा नहीं है। ये 61,000 खानदानों का मामला है, 61,000 से वाबस्ता 5 लाख नफूस का मामला है। अच्छा, तो सरकार इसमें टच हो रही है। बताइए, आप कह रहे हैं अभी तक सरकार ने कोई नहीं किया, इसलिए प्लान आपका स्टैंड बाई है। ये जो कहा जा रहा है कि जनाब हम डाटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा था जब पुरानी हुकूमतें हुआ करती, डाटाबेस कलेक्ट किया जाएगा। फिर एक साबिका चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जनाब ये तो एक बहुत बड़ा खेल है जो खेला गया है रियासत के अंदर, और ये एक धंधा था जो चलाया गया था। मतलब उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो क्या हम ये माने कि ये उतना आसान होगा जितना आपको लगता है, या जितना उमर साहब को लगता है कि स्टेट बनने के बाद ये मामला हल होगा? ये टाल मटोल पॉलिसी से काम ले रहे हैं। 2014 में इन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी ऑनरेबल स्पीकर साहब की, जो इस वक्त ऑनरेबल स्पीकर साहब है, उनकी सदार में। उस वक्त भी एक कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट तैयार किया गया, वो इनके पास मौजूद है, कैबिनेट सेक्रेटरीट में मौजूद है। तो उसके बाद जो द्राबू साहब थे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के, तो उन्होंने भी एक कमेटी तश्कील दी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार किया, उसने खाका मांगा, उसने डिटेल्स मांगी, उसने एक SRO 520 लाया, फिर SRO 520 और SRO 64 5 अगस्त 2019 के बाद खत्म किया गया। उसके बाद जब LG साहब मुर्मू साहब थे तो उन्होंने भी डिटेल्स मांगी, LG मनोज सिन्हा साहब से के वक्त भी डिटेल्स मांगी गई। और दूसरी बात यह है कि इनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो तनख्वाह रिलीज कर रहा है यहाँ के कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स को, और एक फिगर उनके पास मौजूद है, डिटेल्स मौजूद इनके पास है। ये खाली बहानाबाजी है, बहानेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है कि हम एदाद शुमार जमा कर रहे हैं। असल में ये मुलाजमीन की जो तवज्जो हटाना चाहते हैं और टाइम लेना चाहते हैं। ये फिर एक बार हमारे साथ बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सजाद साहब बता रहे थे कि 10 तारीख को रियासत के वजीर आला के घर का घेराव होगा, मामला पूरा नहीं किया गया, बजट के अंदर ये बात नहीं है। फिर ये जब हम कैजुअल डेलीवेजर्स की बात करते हो, इसमें वोकेशनल ट्रेनर्स भी हैं, इसमें CIC ऑपरेटर्स भी हैं, इसमें रहबर खेल, रहबर ज़राअत वाले लोग भी हैं, सीजनल वर्कर्स भी है, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। लेटेस्ट होप्स हो कि मुलाजमीन का मसला किसी तरीके से हल हो। यहाँ पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो हम पिछले 8 महीने से आपको बता रहे कि जनाब बिल्डिंगें अनसेफ है, रास्ते अनसेफ है, लेकिन उसके बावजूद भी काम चलाया जाता है वहाँ से। कल हुकूमत ने हमारी उस खबर को ऑफिशियली तस्दीक पे ले लिया है और एदाद शुमार जारी किए हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये वो कानून है जिसका निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन क्या ये हट सकता है और क्या हटाने के लिए तैयारियां हो रही हैं? छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बताते हैं दोनों खबरों की तफसीलात। करने या फिर अलहदगी पसंदाना नजरिए को फैलाने का इल्जाम था और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर एक्शन हुआ है। बड़ी खबर यह है कि चार्जशीट पेश कर दिया गया है उस शख्स पर जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा था और फर्जी अकाउंट बनाकर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। यह उस चार्जशीट का एक हिस्सा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और यह भी बात बताई गई कि ट्विटर या जिसे आप एक्स कहते हैं उस पर मुतअद्दिद मकामात पर कुछ ऐसा कंटेंट फैलाने की कोशिश की गई जिससे सूरत हाल ख़राब हो। और जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में कहा गया कि ये काऊसा खालसा बड़गाम का रहने वाला है, इरफानुल हक इसका नाम बताया गया है। और हक को अक्टूबर 18 सन 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 25 आते आते इसका चार्जशीट भी दे दिया गया है। और ये टेक्निकल एविडेंसेस यानी जो SI के पास तमाम तर
टेक्निकल एविडेंसेस थे उनको खंगाला गया। एसआई ने आइडेंटिफाई किया ट्विटर हैंडलर्स को जिसका नाम इरफान है। फिर ये देखा कि उसकी तरफ से कई मल्टीपल ट्विटर अकाउंट्स जो है वो बनाए गए हैं जिस पर वो मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयाँ चला रहा है, अमन मुखालिफ कार्रवाइयाँ चला रहा है। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो एसआई है उन्होंने जब ये तमाम चीज़ें देखी और फिर एक ट्विटर हैंडल जिसका रेजिस्टेंस कश्मीर भी नाम था या वुंडेड कश्मीर दूसरा था, इस तरीके से बहुत सारे पेज को खंगाला तो पता लगा कि ये शख्स जो था ये आइडियोलॉजी, इसकी सस्टेनेंस आइडियोलॉजी थी, फिर प्रमोट टेररिज्म को कर रहा था और फिर सूरत हाल को ख़राब किस तरीके से किया जाए। फिर नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करने वाली कुछ तस्वीरें भी इन्होंने रखी थी। तो ये ट्विटर पोस्ट पर तमाम चीज़ें देखने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और चार्जशीट पेश किया गया जी डेजिग्नेटेड कोर्ट बड़गाम के अंदर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोर्ट के अंदर, जहां पर यह कहा गया कि सेक्शन 153A आईपीसी, सेक्शन 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है। तो बड़ा एहतियात सोशल मीडिया पर आप करेंगे, कोई भी मवाद ऐसा ना चलाएं कि कल आपके घर तक भी एसआई या एनआईए की दस्तक आ सके। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब कार्रवाइयों की हो रही है तो एक और बात आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश से भी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के एटीएस ने भी गिरफ्तारी की है और उत्तर प्रदेश एटीएस की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें भी इस बात का दावा पेश किया गया कि जिस शख्स की गिरफ्तारी की गई है वो शख्स इंतहा पसंदाना और दहशतगर्दाना सोच रखता था और एटीएस ने बर वक्त कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड ने उल्फत हुसैन नामी जम्मू कश्मीर के शहरी की गिरफ्तारी की है। बताया जाता है कि उल्फत का ताल्लुक सरहदी ज़िला पूंछ से है और जुमे के रोज़ उसकी गिरफ्तारी एटीएस की तरफ से कर दी गई है और ये साफ कर दिया है एटीएस ने कि मुख्तलिफ ज़राया ब्लाग से जो खबरें सामने आई थी उसके बाद ही हुसैन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया है। ताहम ये भी एटीएस की तरफ से बयान में ये कहा गया है कि हुसैन बहुत सारी वारदातों में मुलव्वस था और इसका कनेक्शन अभी भी कुछ एफआईआर्स के अंदर है जो एफआईआर सन 2001 में भी लगाई गई है। और प्रेस स्टेटमेंट जो प्रेस के लिए जारी किया गया है बयान, उसमें यह साफ कर दिया गया है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद एटीएस सहारनपुर यूनिट हरकत में आया जिसके बाद उन्होंने उल्फत हुसैन नामी शख्स की गिरफ्तारी को यकीनी किया और अभी उन पर जो मुकदमात है वो 307 आईपीसी आर्म्स एक्ट वायलेशन पोटा के तहत भी है और अब ये कार्रवाइयाँ जो है वो आगे बढ़ेंगी और एक मुस्तकिल वारंट जो था वो जारी किया गया था इसी साल इसकी गिरफ्तारी के हवाले से और 25,000 रुपया इस शख्स पर इनाम भी बताया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात की भी तस्दीक की है कि हुसैन का ताल्लुक जो है वो नजबुल मुजाहिदीन नामी तंजीम है, खुद साख्ता नहीं तंजीम है कोई, ये नजबुल मुजाहिदीन, उसके साथ इसका ताल्लुक बताया गया है और ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भी मिलिटेंसी ट्रेनिंग के लिए गया था सन 1999-2000 के दरमियान और वापस आने के बाद एक मेजर टेरर प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश में था। फाइनली एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर गिरफ्तार किया गया है एक शख्स जिसका ताल्लुक पुंछ से है, उल्फत इसका नाम बताया गया है और इल्ज़ामात इन पर बहुत संगीन और बड़े लगाए गए हैं। 2002 में भी ऑलरेडी मुरादाबाद में शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी कि गिरफ्तारी के बाद फिर से जब इसको छोड़ा गया पुलिस और अदालत के साथ ताउन करना था, लेकिन अदालती कार्रवाई से भी और पुलिस कार्रवाई से भी भाग रहा था। गिरफ्तारी जब हुई तो पुंछ पुलिस के साथ भी गालिबन कोऑर्डिनेट किया गया होगा। मुरादाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में तस्दीक की। देखिए, जो एटीएस सहारनपुर यूनिट है और मुरादाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में वर्ष 2015 से एक हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट जिसकी अरेस्टिंग वर्ष 2002 में मुरादाबाद से की गई थी और काफ़ी मात्रा में असलहे और बाकी एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले सब्सटेंस थे बरामद किए गए थे। उसको सूरनकोट थाना सूरनकोट जनपद पूंछ जम्मू एंड कश्मीर से कल अरेस्ट किया गया है। बेसिकली वर्ष 2002 में 9/7 यानी 9 जुलाई 2002 को एक अरेस्टिंग हुई थी जिसमें
उल्फत हुसैन नाम का ये हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट यहाँ मुरादाबाद में रह रहा था और उसके साथ स्थानीय यानी जो 4 लोग और अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 3 मुरादाबाद के रहने वाले थे, 1 रामपुर का रहने वाला था। इनको भी गिरफ्तार किया गया था और इनके पोजीशन से एक AK-47, एक AK-56, बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स, काफी मात्रा में डिटोनेटर, टाइमर्स और एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए थे और इनको 2002 में जेल भेजा गया था। उसके बाद वर्ष 2008 में ये जेल से बाहर हुए थे और उसके बाद से लगातार एब्सकॉन्डिंग थे। इनके खिलाफ बहुत सारे समन्स वारंट्स जारी हुए। उसके बाद 299 की कार्रवाई होने के पश्चात इनके खिलाफ 2015 में परमानेंट वारंट जारी करते हुए और फाइल को दाखिल दफ्तर किया गया था और उसके बाद लगातार ATS और प्लस लोकल पुलिस इसको लगातार लोकेट करने का प्रयास कर रही थी। हम लोग के पास काफ़ी कंक्रीट सूचना मिली थी और काफ़ी प्रयास के बाद कल इसकी गिरफ्तारी ATS जो सहारनपुर की यूनिट है वो और हमारी जो लोकल कटघर थाना की पुलिस है, इसकी टीम ने जाकर के इसको स्वयं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। आपकी कॉल्स भी आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। खेल के मैदान से भी खबरें, ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिए। करने या फिर अलहदगी पसंदाना नजरिए को फैलाने का इल्जाम था और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर एक्शन हुआ है। बड़ी खबर यह है कि चार्जशीट पेश कर दिया गया है उस शख्स पर जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा था और फर्जी अकाउंट बनाकर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। यह उस चार्जशीट का एक हिस्सा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और यह भी बात बताई गई कि ट्विटर या जिसे आप एक्स कहते हैं उस पर मुतअद्दिद मकामात पर कुछ ऐसा कंटेंट फैलाने की कोशिश की गई जिससे सूरत हाल ख़राब हो। और जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में कहा गया कि ये काऊसा खालसा बड़गाम का रहने वाला है। इरफानुल हक इसका नाम बताया गया है और हक को अक्टूबर 18 सन 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 25 आते आते इसका चार्जशीट भी दे दिया गया है। और ये टेक्निकल एविडेंसेस यानी जो SI के पास तमाम तर टेक्निकल एविडेंसेस थे उनको खंगाला गया। SI ने आइडेंटिफाई किया ट्विटर हैंडलर्स को जिसका नाम इरफान है। फिर ये देखा कि उसकी तरफ से कई मल्टीपल ट्विटर अकाउंट्स जो है वो बनाए गए हैं जिस पर वो मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयाँ चला रहा है, अमन मुखालिफ कार्रवाइयाँ चला रहा है। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो SI है उन्होंने जब ये तमाम चीज़ें देखी और फिर एक ट्विटर हैंडल जिसका रेजिस्टेंस कश्मीर भी नाम था या वुंडेड कश्मीर दूसरा था, इस तरीके से बहुत सारे पेजेस को खंगाला तो पता लगा कि ये शख्स जो था ये आइडियोलॉजी, इसकी सस्टेनेंस आइडियोलॉजी थी, फिर प्रमोट टेररिज्म को कर रहा था और फिर सूरत हाल को ख़राब किस तरीके से किया जाए, फिर नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करने वाली कुछ तस्वीरें भी इन्होंने रखी थी। तो ये ट्विटर पोस्ट पर तमाम चीज़ें देखने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और चार्जशीट पेश किया गया जी डेजिग्नेटेड कोर्ट बड़गाम के अंदर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोर्ट के अंदर, जहां पर यह कहा गया कि सेक्शन 153A IPC, सेक्शन 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है। तो बड़ा एहतियात सोशल मीडिया पर आप करेंगे, कोई भी मवाद ऐसा ना चलाएं कि कल आपके घर तक भी SI या NIA की दस्तक आ सके। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब कार्रवाइयों की हो रही है तो एक और बात आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश से भी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के ATS ने भी गिरफ्तारी की है और उत्तर प्रदेश ATS की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें भी इस बात का दावा पेश किया गया कि जिस शख्स की गिरफ्तारी की गई है वो शख्स इंतहा पसंदाना और दहशतगर्दाना सोच रखता था और ATS ने बर वक्त कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड ने उल्फत हुसैन नामी जम्मू कश्मीर के शहरी की गिरफ्तारी की है। बताया जाता है कि उल्फत का ताल्लुक सरहदी ज़िला पूंछ से है और जुमे के रोज़ उसकी गिरफ्तारी ATS की तरफ से कर दी गई है और ये साफ कर दिया है ATS ने कि मुख्तलिफ ज़राया ब्लाग से जो खबरें सामने आई थी उसके बाद ही हुसैन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया है। ताहम ये भी ATS की तरफ से बयान में ये कहा गया है कि हुसैन बहुत सारी वारदातों में मुलव्वस था और इसका कनेक्शन अभी भी कुछ FIRs के अंदर है जो FIR सन 2001 में भी लगाई गई है।
और प्रेस स्टेटमेंट जो प्रेस के लिए जारी किया गया है बयान, उसमें ये साफ कर दिया गया है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद एटीएस सहारनपुर यूनिट हरकत में आया, जिसके बाद उन्होंने उल्फत हुसैन नामी शख्स की गिरफ्तारी को यकीनी किया और अभी उन पर जो मुकदमात है वो 307 आईपीसी आर्म्स एक्ट वायलेशन पोटा के तहत भी है और अब ये कार्रवाइयाँ जो है वो आगे बढ़ेंगी और एक मुस्तकिल वारंट जो था वो जारी किया गया था इसी साल इसकी गिरफ्तारी के हवाले से और 25,000 रुपया इस शख्स पर इनाम भी बताया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात की भी तस्दीक की है कि हुसैन का ताल्लुक जो है वो नजबुल मुजाहिदीन नामी तंजीम है, खुद साख्ता नहीं तंजीम है कोई, ये नजबुल मुजाहिदीन, उसके साथ इसका ताल्लुक बताया गया है और ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भी मिलिटेंसी ट्रेनिंग के लिए गया था सन 1999-2000 के दरमियान और वापस आने के बाद एक मेजर टेरर प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश में था। फाइनली एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर गिरफ्तार किया गया है एक शख्स जिसका ताल्लुक पुंछ से है। उल्फत इसका नाम बताया गया है और इल्जामात इन पर बहुत संगीन और बड़े लगाए गए हैं। 2002 में भी ऑलरेडी मुरादाबाद में शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी कि गिरफ्तारी के बाद फिर से जब इसको छोड़ा गया, पुलिस और अदालत के साथ ताउन करना था, लेकिन अदालती कार्रवाई से भी और पुलिस कार्रवाई से भी भाग रहा था। गिरफ्तारी जब हुई तो पुंछ पुलिस के साथ भी गालिबन कोऑर्डिनेट किया गया होगा। मुरादाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में तस्दीक की। देखिए, जो एटीएस सहारनपुर यूनिट है और मुरादाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में वर्ष 2015 से एक हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट जिसकी अरेस्टिंग वर्ष 2002 में मुरादाबाद से की गई थी और काफ़ी मात्रा में असलहे और बाकी एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले सब्सटेंस थे बरामद किए गए थे। उसको सूरनकोट थाना सूरनकोट जनपद पूंछ जम्मू एंड कश्मीर से कल अरेस्ट किया गया है। बेसिकली वर्ष 2002 में 9/7 यानी 9 जुलाई 2002 को एक अरेस्टिंग हुई थी जिसमें उल्फत हुसैन नाम का ये हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट यहाँ मुरादाबाद में रह रहा था और उसके साथ स्थानीय यानी जो 4 लोग और अरेस्ट हुए थे जिसमें से 3 मुरादाबाद के रहने वाले थे, एक रामपुर का रहने वाला था। इनको भी गिरफ्तार किया गया था और इनके पोजीशन से एक AK-47, एक AK-56, बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स, काफ़ी मात्रा में डिटोनेटर, टाइमर्स और एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए थे और इनको 2002 में जेल भेजा गया था। उसके बाद वर्ष 2008 में ये जेल से बाहर हुए थे और उसके बाद से लगातार एब्सकॉन्डिंग थे। इनके खिलाफ बहुत सारे समन्स वारंट्स जारी हुए। उसके बाद 299 की कार्रवाई होने के पश्चात इनके खिलाफ 2015 में परमानेंट वारंट जारी करते हुए और फाइल को दाखिल दफ्तर किया गया था और उसके बाद लगातार एटीएस और प्लस लोकल पुलिस इसको लगातार लोकेट करने का प्रयास कर रही थी। हम लोग के पास काफ़ी कंक्रीट सूचना मिली थी और काफ़ी प्रयास के बाद कल इसकी गिरफ्तारी एटीएस जो सहारनपुर यूनिट है वो और हमारी जो लोकल कटघर थाना की पुलिस है इसकी टीम ने जाकर के इसको स्वयं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। आपकी कॉल्स भी आज प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। खेल के मैदान से भी खबरें, ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। 9:30 बज गए। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बात अब जरा करेंगे जम्मू कश्मीर ऐवान के अंदर जो सवालात के जवाब आए वो आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन बात सनती पॉलिसी पर भी उठी।
कुछ अरकान ने यह सवाल पूछा कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कश्मीर के मुकाबले जम्मू सूबे के अंदर जहां पर सनती पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा काम हुआ और हुसूल अराजी के लिए हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए गए उसमें कुछ चीज़ें या बेसिक गाइडलाइंस को शायद नज़रअंदाज भी किया गया। मामला उस वक्त नोटिस में आया जब मोहम्मद यूसुफ तारेगामी रुकन असेंबली कुलगाम उनकी जानिब से सवाल पूछा गया कि सनती पॉलिसी में ज़मीनों के अलॉटमेंट का मामला जो है, इसमें श्रीलंका के एक साबिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने सिलोन नाम की बेवरेजेस या एक इंडस्ट्री जो है वो कायम करनी है, तो उनको ज़मीन दी गई या नहीं, इस सवाल का जवाब ना में आया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है मुतलका हुकाम की जानिब से, मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन मकामी लोग जिनसे ज़मीन ली गई, रुकन असेंबली ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनको कोई भी मुआवजा अब तक फराहम नहीं किया गया। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि रुकन असेंबली कठुआ की जानिब से भी पहले कहा गया कि ज़मीनें ली गई कि सनती पॉलिसी के मुताबिक काम होगा, लेकिन कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई और जिन बाहर के लोगों को ज़मीनें दी गई, जिसमें मुरलीधरन का नाम भी असेंबली के अंदर लिया गया, कहा गया कि जो निजी तौर पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी उनकी ज़मीन के लिए जब इकदाम उठाए गए, हुसूल अराजी के लिए इकदाम उठाए गए, तो मकामी लोगों से ज़मीन तो ली गई, लेकिन आज तकरीबन 3.5 साल के अरसे के बाद भी उनको ज़मीन फराहम नहीं की गई। आप जी फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो क्या ये कायदे के तहत हुई है? तो कल वज़ीर मौसूम ने कहा कि उनके पास तो इस तरीके का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सोशल मीडिया को जब आप खंगालते हैं तो मुरलीधरन को दी जाने वाली ज़मीन के तमाम दस्तावेज़ात गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। फिर रात देर गई ये भी एक बात सामने रखी गई कि जनाब शायद ये इन्वेस्टमेंट वाला प्रोग्राम जो उनका था ये हॉल्ट हो गया और वो कहीं और चले गए हैं, अब ये कहीं और लगाएंगे। मुरलीधरन ने शिफ्ट कर दिया प्लान अपना जी पुणे की ओर। तो पहले दिया कैसे, किन खदुखाल को देखते हुए दिया, क्या क्राइटेरिया था उसमें, और क्या ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, यही बेसिक मुद्दा था जो ऐवान के अंदर उठाने की कोशिश की गई थी। और फिर इस पर तकरीबन 8 से 9 मेंबरान की तरफ से ज़िमनी सवाल पूछे गए और फिर ये कस्टोडियन ये जो हाउस की प्रॉपर्टी बनी और मामला बहुत ज़्यादा ऊपर तक चला गया। फिलहाल ये भी कहा गया कि 1650 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और जॉब जनरेशन्स भी होनी है और दीगर मामला जो है वो चल रहे। तारिक, ये बेसिकली मुद्दा उठाया था जी यूसुफ तारेगामी साहब ने, तो मामला क्या था, जरा इसको समझने की कोशिश एक बार फिर कीजिएगा। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जमीन को लेकर आपने कई सारे सवाल उठाए हैं और ये भी कहा कि ये एक फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर है जिसे कठुआ में जो है वो जमीन अलॉट की गई है, किस तरीके से? मैंने सवाल जो उठाया वो पहले ये कि जो 5 मरले ज़मीन मिलने का ऐलान किया है सरकार ने, उन लोगों के लिए रहायशी मकान तामीर हो जिनके पास ज़मीन नहीं है। मैंने ये भी पूछा था एक्सटेंडेड फैमिलीज़ पर भी ये कानून लागू होगा या नहीं। हमारी नज़र में लागू होना चाहिए। जो भी बेघर हैं गाँवों में, शहर में, उनको ज़मीन मिलनी चाहिए ताकि वो अपना छत बना सके। दूसरा सवाल हमने ये कहा कि हमारे रियासत में डेवलपमेंट के नाम पर या बाकी इंडस्ट्री को शुरू करने के बारे में ये चर्चा है कि ज़मीन ली जा रही है किसानों से, लेकिन किसानों से जो ज़मीन ली जाए 2013 में कानून बना है, एक्ट बना है, उसके मुताबिक ली जानी चाहिए। ले डाउन प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए और मनमानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतलात हैं, जहाँ तक कठुआ का ताल्लुक है, 3-4 ब्लॉकों में मनमानी हो रही है जिसकी तस्दीक की है वहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते हैं, खड़े होकर उन्होंने भी कहा कि ये सही है। और इसी तरीके से डोरू एक और जगह है जहाँ के एमएलए साहब हैं मेरे साथ, मीर साहब, उन्होंने भी खड़े होकर कहा तहकीकात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। वहाँ 2000 कनाल ज़मीन 90 से पहले ग्रो मोर फूड स्कीम के तहत किसानों को दी गई और जो पिछली ये एडमिनिस्ट्रेशन जो रही है पिछले 7 साल, इन्होंने बेदखल करने के आर्डर्स निकाले हैं, बोर्ड लगाया है उस ज़मीन पर कि ये अब स्टेट लैंड है, वहाँ के लोग चला रहे, हम जाए कहाँ। कुछ साल पहले सरकार ने हमें ज़मीन दे दी, अब यही दूसरी सरकार आ गई, वो हमें बेदखल कर रही है। कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए कि वो हाउस को एतमाद में ले लें और फैक्ट्स बताए, हकाइक बताए। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है। क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर का भी जो है आपने, हाँ, श्रीलंका की फॉर्मर क्रिकेटर का आपने जिक्र किया कि कठुआ में से जो है वो हमारी इतला है, हमारी
कि फॉर्मर क्रिकेटर को ज़मीन दी गई है और वो भी बगैर किसी पैसा देने के। अगर ऐसा है, सरकार को वजाहत करनी चाहिए और सरकार को हाउस को एतमाद में लेना चाहिए। रिस्पॉन्स आपको मिला है अभी जो रिस्पांस मिला, मैं उससे हम सारे मेंबर मुतमईन नहीं हैं और इसीलिए हमने कहा कि हाउस के अंदर पूरी बहस होनी चाहिए इस अहम मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से जमीन को लेकर यहाँ पर जो है वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने कहा है कि जो श्रीलंका का फॉर्मर क्रिकेटर है, उसे कठुआ में जो है वो बिना मुआवजे के जो है वो वहाँ पे जमीन जो है वो अलॉट की गई है। इस प्रकार की इतला जो है वो इन्हें लगी है। शिल्पा शर्मा, जब चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मीनों की बात हो रही है तो हुकूमत से ये भी पूछा गया था कि जिन लोगों को गरीबी की सतह से नीचे आप देखते हैं या बीपीएल के जुमरे में आते हैं, जिनके लिए अनाउंसमेंट भी हुई थी, अगर पीएमएवाई के तहत मकानात तामीर करने के लिए वो सरकार उनकी मदद करती है, जो मुस्तहिक अफराद हैं, तो उन लोगों को 5 मरला ज़मीन देने का हुकूमत के पास क्या जवाब है। तो हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक जावेद डार की तरफ से जो जवाब आया, एक तो ये कि कुल 442 ऐसे मामलात हैं जो मुतलका हुकाम के नोटिस में आए, लेकिन 498 खानदानों को अब तक 5 मरला जमीन घर तामीर करने के मकसद से फराहम की जा चुकी है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो अभी बात भी कर रहे थे, उनके सवाल का जवाब जब आया तो ये भी कहा गया कि हुकूमत का मजीद 5 मरला ज़मीन गरीबों को या उन लोगों को जो पीएमएवाई के तहत मकानात बनाएंगे उनको देने का अभी कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है तरजीह बुनियादों पर वो केसेस लिए जाते हैं और 442 केसेस जो हुकूमत के पास पहुंचे थे उनमें बेशतर पर तवज्जो इस वक्त दी जा रही है। लेकिन उनमें से भी ये देखा जा रहा है कि वाकई में किसको ज़मीन की ज़रूरत है। किसी के पास ज़मीन है तो सिर्फ घर बनाने की अगर है तो वही 1,80,000 के आसपास जो राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलती है वो उनको फराहम की जाएगी। लेकिन अगर उसके अलावा भी उनको वाकई में ज़मीन की दरकार है तो फिर 5 मरला ज़मीन प्लस मकान के लिए भी सरकारी तौर पर मदद की जाएगी। चलिए जनाब, ये तो थी उन लोगों के लिए खबर जिनके पास घर नहीं है। 5 मरला ज़मीन के तहत प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत आप अप्लाई कीजिएगा और 5 मरले ज़मीन आपको मिलेगी। सरकार का ये मानना है, हज़ारों केस अभी भी सरकार के कंसिडरेशन में है, रेवेन्यू महकमे के, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी है जिनको क्लियरेंस मिली है और पैसा भी रिलीज किया गया है। अब चलते हैं जी आगे, ज़रा बात नौजवानों की करते हैं, क्योंकि नौजवानों का मुस्तकबिल किस तरीके का होना चाहिए उसकी गम्माज ये खबर आपको है। क्योंकि इम्तिहानात अगर सही तरीके से लिए जाए तो उसका बेस मजबूत होता है, बच्चे का बेस मजबूत बनता है। लेकिन अगर इम्तिहानात में शिकायतें मौसूल हो जाए तो सवाल पैदा होता है पूरे निज़ाम पर। लेकिन कल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हंगामी कार्रवाइयाँ की गई और फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को भी कहा गया कि कमर बस्ता हो जाइए, इम्तिहानी मराकज़ पर खुसूसी टीम्स भेजिए ताकि मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ते के तहत इम्तिहानात लिए जाए। लेकिन खबर यह है कि तकरीबन बोर्ड की तरफ से कल दिन में 37 केसेस ऐसे हैं जो अनफेयर मीन्स के एक दिन के अंदर रजिस्टर किए गए हैं, यानी सही तरीके से इम्तिहान नहीं लिया गया था, नकल की कोई खबर आ रही थी, ऑन स्पॉट कोई कोताही खामियां पाई गई। तो तकरीबन 37 ऐसे केसेस हैं, 37 केसेस रजिस्टर किए गए हैं अनफेयर मीन्स के एक दिन के अंदर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। और जब ये अनफेयर मीन केसेस की हम बात करते हैं तो ये भी साफ कर दिया गया है कि बोर्ड ने इम्तिहानात सही तरीके से हो इस ज़िमन को देखते हुए 40 के करीब 40 टीम्स अक्रॉस कश्मीर प्रोविंस जो है वो बना दी है ताकि इम्तिहानात सही तरीके से लिए जाए। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने महकमा तालीम से भी रब्ता किया है और उन्हें भी ये कहा गया है कि विजिलेंस टीमों का तयन किया जाए और ये टीमें बोर्ड की टीमों से अलावा हो जो मुख्तलिफ मराकज़ पर जाकर इम्तिहानात का आज खुद जायज़ा ले। तकरीबन 37 के करीब केसेस ऐसे हैं जो एक दिन में अनफेयर मीन्स के लगाए गए हैं। डेट मीन्स कितने बड़े पैमाने पर ये चीज़ें चल रही है अभी भी इम्तिहानों के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्तिहान हो रहे हैं तकरीबन 80 से 90 जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों से शिकायतें आ रही थी। बोर्ड ने शिकायतों का जायज़ा लिया और ऑन स्पॉट जब छापामारी हुई तो 37 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी जारी कर दिया है।
चलिए जनाब, अब बढ़ते जी आगे, जरा बात खेल की भी करते हैं। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दोनों खेल की खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे गुलमर्ग, जहां पर खेलो इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है। और खेलो इंडिया गेम्स आज से दोबारा शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी। उसके बाद यह फैसला लिया गया था कि आज से बाकायदा तौर पर गुलमर्ग की पहाड़ियों पर खेलो इंडिया गेम्स का आगाज किया जाए। इंडियन आर्मी और लद्दाख के बीच में मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लद्दाख जिस तरीके से पिछली बार उभर कर सामने आया था कोंगडूरी के पहाड़ियों पर, अब की बार क्या वो कर पाएगा, एक बड़ा सवाल ये भी होगा। कुल मिलाकर 350 से ज़्यादा एथलीट 11 रियासतों से आज से इस बड़े मैराथन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दो यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग तरीके से ये किए गए हैं। और फिलहाल सिक्योरिटी एतबार से जब आप देखेंगे तो सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। गाड़ियों के आने जाने से लेकर मेहमानों के रुकने तक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। लेकिन अल्पाइन स्कीइंग रिजॉर्ट और नॉर्कोटिक स्कीइंग रिजॉर्ट माउंटेन जो है, यहाँ पर अब की बार एक बड़े पैमाने पर इस खेल को देखा जाएगा। और आज बाकायदा तौर पर खेलो इंडिया का आगाज गुलमर्ग के अंदर भी किया जाएगा। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, अशफाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो खिलाड़ी कल वहां मौजूद थे लुत्फानंदोज हो रहे थे और तैयारियों में भी लगे हुए थे। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है, नेशनल कप के भी खिलाड़ी है। इस बीच खेलो इंडिया का आगाज आज से बाकायदा तौर पर होगा। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें, आज से खेलो इंडिया का आगाज होने जा रहा है। ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। तैयारियां पिछले 2-3 दिन से और चल रही थी। क्या कुछ डिटेल्स है, कितने बजे खेल का आगाज होगा? जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम इन खेलों के हवाले से, क्योंकि 5वां एडिशन जो गुलमर्ग में इस बार जो मुनक्कद किया जा रहा है, इसमें अगर हम इंतजामिया की बात करेंगे, इंतजामिया जिला इंतजामिया की बात करेंगे, यहाँ की यूनियन टेरिटरी की तमाम सरकार जो है वो पहले से इस हवाले से मुतहरिक थी कि गुलमर्ग में जब ये खेलो इंडिया मुनक्कद होगा तो तमाम तरह जो इंतजाम थे उनको हातमी शक्ल जो है कल दी गई। और कल अगर हम बात करेंगे पूरे भारत से जो है जो 11 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी से, वहाँ के खिलाड़ी जो है कल टंगमर्ग पहुंचे हैं और टंगमर्ग से इन्हें गुलमर्ग की ओर रवाना किया गया है। और कल रात देर गई वहां पर प्रैक्टिस जो थे वो जारी थी और आज बादल तौर से कोंगडूरी में इन खेलों का आगाज किया जाएगा, जिसमें अल्पाइन स्कीइंग है, नॉर्डिक स्की है, स्कीइंग माउंटेनियरिंग है और स्नोबोर्डिंग है। और अगर देखा जाए कि इस बार जो आईटीबीपी है या जम्मू कश्मीर पुलिस है या सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस जो है सीआरपीएफ, उनकी तरफ से भी इस बार ये कोशिश है, क्योंकि वो भी इन पहाड़ियों पर गुज़श्ता 1 माह से जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी भी कोशिश है कि इस बार जो है अच्छे खासे मेडल जो है उन्हें हासिल हो। ताहम अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, लद्दाख में एक इवेंट जो है पहले हुआ, इसका पहला जो मरहला था, और बहुत सारे जो खिलाड़ी है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक, जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना लोहा मनवाया है, वो भी इस बार चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बेहतर से बेहतर जो है मेडल्स इस बार जो है वो हासिल करें और भारत का नाम जो है यहाँ पर रोशन करें। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्कीइंग के हवाले से बात करेंगे, जो यहाँ पर बाउल में भी आज गुलमर्ग बाउल में भी एक इवेंट होगा नॉर्डिक स्की के हवाले से, वो भी आज ही मुनक्किद किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी जो है वो कल से ही यहाँ पर निगरानी कर रही है और कल भी एक टेम्परेरी तौर पर अगर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो यौम खवातीन के तौर पर एक जो काफी सारी बाहर से हमारी रियासतों से लड़कियां यहाँ पर आई थी, उनके लिए भी एक ड्रिल किया गया था और स्कीइंग जो गुलमर्ग के अपर पर की गई। और आज उम्मीदें हैं कि जितने भी खिलाड़ी है एक मॉक ड्रिल किया जाएगा बैद दोपहर और उसके बाद में बादल तौर इस इवेंट को जो है गुलमर्ग में शुरू किया जाएगा। तकरीबन कितने खिलाड़ी इस वक्त गुलमर्ग में मौजूद हैं? इब्तदाई रिपोर्ट्स 1000 थी, फिर 700 के आसपास, क्योंकि फर्स्ट लीग तो हो नहीं सका। लद्दाख के अंदर भी मुश्किलात आई थी बीच में, यहाँ पर और आज ये भी है कि 24 घंटों के दौरान मौसम भी शायद करवट लेगा, बर्फबारी हल्की हो सकती है बालाई हिस्से के अंदर। तो उस हिसाब से क्या तैयारियां और कितने खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं गुलमर्ग में? बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम खिलाड़ियों के हवाले से बात करेंगे, तमाम तर खिलाड़ियों की एंट्री जो है जो बगे अगर हम कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे, आईटीबीपी की बात करेंगे या इंडियन आर्मी की बात करेंगे, वो खिलाड़ी पहले से ही गुलमर्ग में जो है 2-4 दिन पहले ही वो तैनात थे और आए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जो बाहर से खिलाड़ी आए हैं 450 के करीब जो खिलाड़ी एथलीट्स है वो भी गुलमर्ग में पहुंचे, उनकी एंट्री भी कर दी गई, इंतजाम तो पहले से उनको हतमी शक्ल दी गई। और कल शाम को जिला तरक्की कमीशन ने एक और मॉक ड्रिल जो है टंगमर्ग में की,
क्योंकि 10 तारीख से दोबारा से यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। उस हवाले से तमाम मैन एंड मशीनरी जो है वो टंगमर्ग में रखी गई है ताकि खिलाड़ियों के आने जाने में, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों के लिए रहने का इंतजाम जो है वो टंगमर्ग में किया गया है और होटल टंगमर्ग में बुक किए गए और गुलमर्ग में भी बुक किए। उस हवाले से तमाम तरह इंतजाम जो है उनके लिए रखे गए हैं। फिलहाल अभी मौसम ने करवट नहीं ली है। फिलहाल आज जो इवेंट वहां पर मुनक्कद होगा उस हवाले से इंतजामिया भी मुतहरिक है कि ये इवेंट जो है खुश असलूबी से हो और खिलाड़ियों में भी अच्छा, काफी जोश है। ये जरा बताइएगा, क्या आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां मौजूद रहेंगे या वजीर आला साहब ने आना है? क्योंकि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी वो एक एलजी साहब के पास थी, एक सीएम साहब के पास थी, तो आज पहले दिन पे सीएम साहब रहेंगे या एलजी साहब वहां पर आ रहे हैं? देखिए गौर साहब, अगर हम इस इवेंट के हवाले से बात करेंगे, हमने जो सपोर्ट्स काउंसिल के जो जराए हैं उनसे भी हमने बात की, जो अफसर से उनसे भी हमने बात की। उनका यह कहना है कि इसका जो इनाग्रल सेरेमनी जो है वो लद्दाख में हो चुकी है। आज तो एज पर यूजुअल जो है ये इवेंट जो है गुलमर्ग में शुरू किया जाएगा, लेकिन बैद दोपहर उम्मीद है शायद जो है वजीर आला साहब, क्योंकि अभी असेंबली चल रही है, वजीर आला साहब या एलजी साहब जो इस तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना, जराए का यह भी कहना कि आखिरी मरहला होगा, जो अवार्ड सेरेमनी होगी, उसमें जो है यहाँ की इंतजामिया और जो सपोर्ट्स काउंसिल के अथॉरिटीज जो है, जो मंच है, वो इसमें जो है इस तकरीब में शमूलियत कर सकते हैं। फिलहाल यही कह सकते हैं कि जिला इंतजामिया के अफसरान या डिविजनल कमिश्नर साहब जो है वो आज गुलमर्ग का दौरा कर सकते हैं और वहां पर आज दोबारा से इन खेलों को हरी झंडी दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक तफसीलात फराहम करने के लिए। आज खेलों का आगाज़ होगा, कल और परसों तक चलेंगे, यानी बल्कि 3 दिन है। 12 मार्च को इन खेलों का इख्ताम होगा और सैकड़ों की तादाद में खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं। मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं जिनमें स्कीइंग सबसे ऊपर है, जिसमें नज़र इस बात पर भी है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी क्या करेंगे, जो ओलंपिक्स तक आरिफ खान जैसे खिलाड़ी जो जा चुके हैं। और इसके अलावा सबकी नज़रें इस बात पर भी है कि यूनियन टेरिटरी को 5वीं मरतबा मौका मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख की तरह एक बड़े इवेंट को होस्ट करने का। तो उस हिसाब से भी मुतलका हुकाम, जिसमें स्पोर्ट्स काउंसिल है, ताउन जिन डिपार्टमेंट्स का, उसमें टूरिज्म अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बाकी तमाम लोग हैं, पुलिस, सिविल एजेंसीज या जो इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, हर एतबार से चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश बेहतर कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी के साथ की गई है। कॉल्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले खबर ज़रा खेल के मैदान से खबर आपको बताई तो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मेगा इवेंट हो रहा है जिस पर सबकी नज़रें हैं। दोपहर 2:30 बजे भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच शुरू होगा। ये मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और पूरा जो ये टूर्नामेंट था वो होस्ट तो पाकिस्तान ने किया, लेकिन चूंकि हाइब्रिड मॉडल था, टीम इंडिया ने सारे मैचेस उस एग्रीमेंट के मुताबिक दुबई में खेले हैं। टीम इंडिया 5वीं बार फाइनल में पहुंची है, तीसरी बार मौका होगा कि वो जीत सके। 2013 में जीती, 2002 में उसने ट्रॉफी को श्रीलंका के साथ शेयर किया, 2017 में हारे और इसके अलावा 2000 में भी एक बार उसको जाने का मौका लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। और इस बार आज का मैच, जिसके लिए फातेह टीमों के लिए अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जो टीम जीतेगी उसको क्या मिलने वाला है। नैरोबी में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे एडिशन फाइनल में न्यूजीलैंड ने 25 साल पहले न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को हराया था और 4 विकेटों से उस वक्त न्यूजीलैंड जीती थी, तो वो एक तरह का बदला भी लेने की कोशिश होगी। और चैंपियंस ट्रॉफी में 2002 में मुश्तरका तौर पर श्रीलंका और भारत को चैंपियंस करार दिया गया था। 2013 में इंग्लैंड को टीम इंडिया ने शिकस्त दी, टाइटल अपने नाम किया। 17 में पाकिस्तान के हाथों 180 रन से शिकस्त का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा। इधर जो अनाउंसमेंट कर दी गई है आईसीसी की जानिब से, जो टीम जीतेगी विनर को $2.24 मिलियन यानी 19 करोड़ 48 लाख रुपए उसको मिलेंगे। रनर अप जो सेकंड रहेगी, हारने वाली टीम को $1.24 मिलियन, 9.74 करोड़ रुपए। सेमीफाइनलिस्ट जिनमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है, $5,60,000 यानी 4.87 करोड़ रुपए। 5वें और 6ठे नंबर पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश रहे हैं, तो 3.5 लाख जो मिलियन डॉलर्स हैं, 3.4 करोड़ रुपए बनते हैं, ये उनको दिए जाएंगे। 7वें से 8वें दर्जे की टीम जिनमें पाकिस्तान और इंग्लैंड है, $1,40,000, ये तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख के आसपास रकम बनती है। ग्रुप स्टेज में जिस टीम ने भी मैचेस जीते हैं, इसको $34,000 यानी 29,61,000 रुपए मिलेंगे। और गारंटी रकम जो हर हाल में मिलनी ही मिलनी है, चाहे आप हारो या जीतो, 1,25,000 तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख की रकम है, वो आईसीसी की तरफ से दी जाएगी। लेकिन फातेह टीम काफ़ी अमीर आज बनने वाली है। अगर कोई भी टीम जीतती है तो 19 करोड़ 48 लाख रुपए उसको कैश की सूरत में मिलेंगे।
चलिए जनाब, जरा इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया जी। कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाएंगे और उसके बाद एक बड़ी खबर जो सरहद पार से आ रही है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा वक्त फ़ोन कॉल्स का है। 2-3 फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाते हैं क्योंकि कल भी ये सिलसिला रुका था, नहीं हो पाया था। चारों नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 3538-125, 3515-876, 3512-699 और 3538-448 और आगे कोड 0191 लगाना ना भूलें। और जब आप कॉल करें तो अब आपने कहा रहना जी नेटवर्क जोन में रहना, टीवी की आवाज़ आपने बंद करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीवी की आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे जिन लोगों ने हमारे साथ गुफ्तगू करनी है। और फ़ोन टेलीफोन के जरिए, लैंडलाइन के जरिए से जब आप कॉल करेंगे तो बराह रास्त सवाल का जवाब दें आप। पहले कॉलर को शामिल प्रोग्राम करवाते हैं, देखते हैं कौन सा कहां से है और क्या कुछ इनका मामला है। हेलो, कौन साहब कहां से, नाम बताइएगा। जावेद बोल रहा हूँ सर, सोपोर से। आसिफ भाई जी जावेद साहब, आज रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज मुझे खाली बात एक करनी है जी। ठीक है कि हमारे जो कल सीएम साहब ने रिगार्डिंग इंडस्ट्री बात की, 2-3 बातें तो उसने सही उसमें बताई कि, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा ग्राउंड पे जब वो इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि आज तक हमने बहुत सपने देखे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे सीएम ने कल हमारे उसने नए 47 इंडस्ट्रियल एस्टेटों की बात, मैं ऑनरेबल सीएम को ये बताना चाहता हूँ कि एक तो हमें इंडस्ट्री मिनिस्टर मिलता ही नहीं है, दूसरा कि जो मेरे नॉर्थ में एस्टेट उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, ट्यूबवेल की बात मैं करूंगा, 40 यूनिट होल्डरों को इन्होंने पैसे भी पकड़े लेकिन आज तक जमीन नहीं दे दी और लीज डीड भी उनके की। गवर साहब, लम्बी फिक्र ये है, रेड बुक मेरा इंडस्ट्रियल एस्टेट एक कोपारा में है, जो हमारे कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दावे दे रहे थे कि हम दूर दराज इलाकों में इंडस्ट्रीज का जाल बिछाएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जरा आप नॉर्थ कश्मीर आइए और देखिए इंडस्ट्रीज का हाल आपने क्या किया। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गौर साहब, मेरा एक इशू है, ये पब्लिक का इशू है बेसिकली। जो हमारा हॉस्टल, यूनानी हॉस्टल यहाँ शालटेंग में है, मैं खुद HMT से हूँ हुसैन। तो शालटेंग में जो यूनानी ये हॉस्टल है उसमें सैकड़ों मुलाजमीन, डॉक्टर साहिबान तैनात हैं, और मुझे नहीं लगता है, मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है वहाँ कुछ काम काज हो भी रहा है। उनका कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश होगी कि उनका वर्क डन चेक किया जाए और जो वहाँ डॉक्टर बेकार बैठे हैं उनको दाएं बाएं फील्ड में, पेरिफेरीज में भेजा जाए, सो दैट कि दे कैन बेनिफिट टू द जनरल पब्लिक। प्लीज, ये मेरी एक गुजारिश है। क्या इस वाले अस्पताल में, इस यूनानी वाले अस्पताल में लोगों का आना जाना नहीं है, रश कम है और डॉक्टर ज्यादा है, क्या आपका ये मानना है? हाँ जी 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 जी, उनका वर्क डन चेक किया जाए। रात का 4 बजे के बाद ड्यूरिंग नाइट क्या वर्क डन रहता है और कितने डॉक्टर तैनात रहते हैं और दिन का क्या वर्क डन रहता है, सो दैट कि स्टाफ कैन बी शिफ्टेड टू द पेरिफेरी, सो दैट द पीपल कैन बी बेनिफिटेड इन द पेरिफेरी एरियाज। चलिए, बहुत शुक्रिया आजाद साहब कॉल करने के लिए HMT से। और यूनानी अस्पताल HMT के हवाले से बात रख रहे थे, अपनी जेन्युइन इशू है, इसको अगर क्रॉस चेक किया जाए तो हो सकता है कोई फायदा भी मिल जाए। एक और कॉलर है जी। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ गौर साहब, अहनज अब्दुल रशीद जी, गरज ब्रोह तो पार्क बिजली पोल क्रैक गोमुत फुटमुत वो गैप बढ़ान दो खो दो वोनमुत क्या तकरीबन गई 3 रेत AEE दिवान हरकन रिसीविंग स्टेशन में टी नोट्स मज ओनमुत यह तो मगर अम पे वो मे गुलिस्तान तह वो मे दो लटि मगर योर एप्लिकेशन दिखान एग्जाम सबन तम वो बह कर प्राइवेटाइज कर बिल्कुल जनाब अली तमो वोन कि तमो ठीक बस सुपरवाइजर सुपरवाइजर योर तम पे तम अलाव ब्या हमसाय तम गई पे 2 लटि तमो पोर्मुत पे AEE तमो समझ लिखित तमो डायरी पे लिखनोक तो तम पे मे तरह फिक्री तम सुपरवाइजर सब आए नजर दिन, तम JE सब आवा तो पोलस नजर दिन ना तम आय पान कहें एक्चुअली पे समझो JE ब्या
तमो तो फिर मोन माने क्यों ये कथ रपी लाख मोन माने चलो सटा शुक्रिया इस कॉल करने में। मुझे उम्मीद है कि KPDCL के जो सरबराह हैं उन तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाए कि बेमिना का ये मामला है, और तहरीरी शिकायत मिलने के बाद भी अगर पोल अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ और अगर कल वो गिर गया और कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कल किसके सर होगी, एक बड़ा सवाल है जी। चलिए एक और कॉलर फटाफट से। हेलो हेलो जी। हाँ नमस्कार सर, मैं अंकित पांडे सीतापुर से बात कर रहा हूँ। जी अंकित जी। सर सीतापुर में बात करें तो बिल्कुल शासन और प्रशासन की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जो है फेल हो चुका है। कल एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जो दैनिक जागरण के क्षेत्रीय रिपोर्टर थे, उनकी गोली मारकर कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई है, और ये बिल्कुल जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल फेल हो चुका है यहाँ पे। चलिए बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। अच्छा जी, अब क्रॉसिंग द बॉर्डर्स वाला मामला है, ये यूपी वाली कॉल भी आपके पास आ गई है। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी। हेलो कौन साहब कहाँ से, नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब मैं हबीबुल्लाह बोल रहा हूँ शारजिंग मलूरा से। जी हबीबुल्लाह साहब बताएं। आप ठीक हो सर? अल्लाह का एहसान है। शुक्र। आपकी वसात बहुत मेहनत कर रहे हो आप जनाब, आपका बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब। क्या का टाइम आ जाता है पावर दे जाते हैं, शहरी का टाइम आ जाता है पावर दे जाते हैं, हम क्या करेंगे इसमें, क्या परेशान है। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। सवाल बिजली वाला मामला बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो कहा गया कि हम इस पर फौरी सवालात का जवाब भी देंगे। वज़ीर आला साहब खुद खड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब तुम ठीक, सेहत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जी ने कदर करने करान खुदा करीम से पन्ने फजल से। बस फयाज अहमद स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पे पुलवान। मुसीबत लग तो महज नबी माह मुबारक चलान। पतिम एरियर पोल एरियर नमनमत तथ से मस ग यप पेंशन बुल सर्विस कोर्टन दित आर्डर महज नबी सद पास वातना तो उमर अब्दुल्ला तान क्या चाने वसात से ब्रो पकान ना पकन कहें। चलो इंशाल्लाह कोशिश करो कि SRTC किसी मामले प्रोन मामला अत अदालत तज ऑर्डर्स आम इंशाल्लाह 3 दिन नोटिस मज अन्नाव नश करो वारिया कोशिश पन्ने तरफ। सड़ा शुक्रिया कॉल करने पर। लास्ट कॉल ले लीजिए जी प्रोग्राम के। हेलो हेलो जी जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत उमर हेयर पे खुर्शीद अहमद। जी बशीर साहब। अलहमदा कॉलोनी अहनज केबल वोत वारिया काल ये कंप्लीट यमो कर्मत केबल अहनज मगर कनेक्शन दिवानी। अच्छा तुंदिस एरिया से केबलिंग गमस कंप्लीट मीटरिंग ते कंप्लीट, लेकिन ऑफिशियल कनेक्शन हो सु दित पुरान तार पे चलान कार। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफार्मर कंप्लीट केबल कंप्लीट मगर वन कनेक्शन दिवान कहीं। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने। अच्छा ये बड़ी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है ये, कि पहले लोग बोलते थे ना हमने मीटर तो लगाना ही नहीं है कुछ भी हो जी, अब स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं, केबलिंग भी हो रही है, और कह रहे हैं जो पुरानी तारें जिस पर हुकिंग होती है उसको हटा दीजिए ताकि सिस्टम ज़रा स्ट्रीमलाइन हो। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है शहर के, गांव के, देहात के। लेटेस्ट होप सो कि KPDCL पर जो बड़ी जिम्मेदारी आयद है वो इसको ज़रा पूरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल पर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन सीधे पाकिस्तान चलते हैं जहाँ से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉग और मीडिया ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। मारूफ मजहबी पेशवा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। मुफ्ती शामीर, इसे रात देर गए नमाज तरावी के बाद नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। अब यह खबर इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतलात और ख़बरों के मुताबिक ये मजहबी पेशवा वो है जिसने कुलभूषण यादव को ईरान से गिरफ्तार करवाने में ISI की मदद करवाई थी। मुफ्ती शामीर पर यह इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तान की ISI के साथ जुड़ा हुआ था पहले, और भारत के इस ताजिर को, कुलभूषण यादव को ईरान से गिरफ्तार करवाने में इसका एक कलीदी रोल रहा है। और रात देर गए जब वो तरावी की नमाज से बाहर आए, स्कूटर सवार बंदूक बरदार उनके सामने आए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया, जिसके नतीजे में
मुफ्ती शामिर की हिलाकत हुई है, वो मारे गए हैं। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग ने थोड़ी देर पहले इस खबर की तस्दीक कर ली है। अगरचे उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया था, ताहम जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठे हैं। ये आदमी जो है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि तुर्बत बलोचिस्तान का रहने वाला है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इनका नाम कई बार पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आ चुका है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेथ स्क्वाड, ISI डेथ स्क्वाड है, उसके साथ भी ये बलोचिस्तान के अंदर कई बार लगा हुआ था। बहरहाल फाइनली अब इनकी हलाकत हुई है। रात देर गए इनकी हलाकत हुई तब जब ये नमाज तरावी के बाद बाहर आए थे। मार्च 2016 में जादव को अगवा किया गया। मुल्ला उमर ईरानी जो जैश अल अहद ईरान के थे, पाकिस्तानी बॉर्डर के पास उन्हें हैंडओवर करवाया गया। उन्होंने हैंडओवर किया फिर पाकिस्तान को इसको। फिर इमीडिएटली ये मामला आगे बढ़ा और फाइनली अब जो खबर है वो यही है कि इसका ताल्लुक जो था वो एक मजहबी तंजीम के भी साथ भी था, JUIF के साथ था। फाइनली रात देर गए गोली चली है, नज़दीक से इसको गोली मार दी गई है। उसके बाद इस मुफ्ती साहब की हलाकत हो गई है और माना जा रहा है कि कुलभूषण यादव के मामले में ये एक कलीदी किरदार निभा चुका है। चलिए जनाब, फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, खबर तज्जिया और तबसरा गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। मॉर्निंग शो में हमारे साथ बस इतना ही। अल्लाह मियां नासिर।